वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपकी फ्लेमिंगो बुक की जो आपका चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसके इस शानदार हिंदी ट्रांसलेशन वाले वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन के साथ हम आपको बताएंगे वो पैराग्राफ्स जहां से आपके क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर अगली बार आपके आने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको अबाउट द ऑथर में ध्यान रखना है। अशोक मित्रन इसके लेखक हैं, तमिल राइटर हैं और इन्होंने लिखा हुआ है रिकाउंट्स यानी याद करते हैं हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। याद रखना ये बुक का नाम है, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। यानी भारत के हर जीवन के पहलू पर जो मूवीज का प्रभाव था उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसने जो लिखा है द जेमिनी स्टूडियोज के बारे में काफ़ी बड़ा इस चैप्टर का पार्ट है जेमिनी स्टूडियोज में। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, जो भी पुराने टाइम पर मद्रास कहा जाता था, was set up in 1940 यानी 1940 में स्थापित किया गया था। It was one of the most influential film production organization of India in the early days of Indian film making। यानी कि ये भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में बहुत प्रभावशाली स्टूडियो हुआ करता था। Its founder यानी इसको जिसने स्थापित किया was S.S. Vasan। The duty of Ashok Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper। विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी क्या ड्यूटी थी? जो लेखक था उसकी जेमिनी स्टूडियोज में अखबारों की जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स काटता था, कतरने काटता था ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उनको फाइल्स में स्टोर करता था। Many of these had to be written out by hand। इनमें से कई हाथ से लिखी जाती थी। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family। The following is an excerpt from his book My Years with Boss। हालांकि वो जो कार्य करता था अखबार काटने का, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन वो जेमिनी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित था। और ये जो आपके पाठ लिया गया है ये माई ईयर्स विद बॉस उसकी पुस्तक से एक्सेप्ट यानी कि उद्धृत किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया। विशेष ध्यान रखना, आजकल ऑथर और उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब चैप्टर में क्या है? Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truckloads। यानी कि जो पैनकेक था वो एक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री था का एक ब्रांड नाम यानी प्रसिद्ध नाम था, ब्रांड नेम यानी प्रसिद्ध नाम था, और ये ट्रक भर भर के जेमिनी स्टूडियो में खूब यूज किया जाता था, बहुत यूज होता था। अब ये उस जमाने के प्रसिद्ध कुछ एक्ट्रेस है, उनके नाम यहाँ लिख दीजिए। जिसे ग्रेटा गार्बो मस्ट है यूज्ड इट, ग्रेटा गार्बो ने भी इसे यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर ने भी इसको यूज किया होगा। वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, वैजंती माला ने भी इसे यूज किया होगा। बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री ने तो इस बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग डेट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। ये जो जेमिनी स्टूडियो की बिल्डिंग थी ये ऊपर थी, यानी कि पहली मंजिल पर कह सकते हैं हम, जो किसी जमाने में क्या था, रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल्स यानी घुड़साल थी, घोड़े रखता था, घोड़े बांधता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन दूसरी इमारतें इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। यानी एक दर्जन इमारतें और ऐसी थी जो
रॉबर्ट क्लाइव की रेजिडेंस यानी निवास स्थल रही थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके संक्षिप्त यानी शॉर्ट, ब्रीफ यानी शॉर्ट लाइफ में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, इससे भी संक्षिप्त स्टे यानी ठहराव मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स, ऐसा प्रतीत होता है वो कहीं उसने मूविंग यानी यात्राएं की। बिसाइड्स फाइटिंग, बिसाइड्स के अलावा फाइटिंग लड़ाई लड़ना, युद्ध, सम इम्पॉसिबल बैटल्स, कई असंभव युद्ध भी उसने लड़े, इन रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट यानी दूर सुदूर सुनसान एरिया में, भारत के कोने में, एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और एक मेडन यानी युवती से भी शादी की सेंट मैरी चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेंट मैरी चर्च में एक युवती से शादी भी की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, याद रख लेना, इसमें से आपके पूछा जा सकता है ये मेकअप के बारे में कि ये क्या था, कैसा दिखता था, इसके बारे में। तो मेकअप रूम था ये, मेकअप रूम, इसको ध्यान रख लेना, ये एक तरीके से सैलून की तरह नज़र आता था, जहाँ पर हेयर कटिंग करवाते हैं हम, ऐसा लगता था वो, हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। एक बात तो ये हो गई, कौन, मेकअप रूम, किसका, जेमिनी स्टूडियो का, कैसा लगता था, हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था, विषय ध्यान रख लेना, हेयर कटिंग सैलून की तरह। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, हाफ अ डजन यानी कि आधा दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे रहते थे उस कमरे के चारों तरफ, और दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, इनकैंडिसेंट यानी कि अत्यधिक ताप वाली, काफी तेज रोशनी वाली लाइट्स हुआ करती थी, जो उन लोगों के ऊपर वो लाइट्स गिरती थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, तो आप कल्पना कर सकते हो, फायर यानी कितनी भयानक तेज, मिजरी यानी कि कष्ट, वेदना, पेन उनको बर्दाश्त करना पड़ता होता, जिनके ऊपर वो लाइट्स गिरती थी। अब आगे बढ़ते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो किसी ज़माने में एक बंगाली के पास था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा हो गया मतलब उसके या तो ईगो आ गया, अहंकार आ गया, कि वो इस मेकअप डिपार्टमेंट को छोड़कर चला गया। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwad Kannadiga and Andhra। उसको सक्सीडेड यानी उसकी जगह ली किसने, महाराष्ट्रियन ने, जो असिस्टेड यानी जिसको हेल्प की जाती थी, धरवड़ कन्नडिगा था एक, तो आंध्र का, ये सब ध्यान रखना है आपको। अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास का आंग्ल भारतीय, एन एंग्लो बर्मीज, और एक एंग्लो बर्मीज भी था, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और अन्य तमिल्स भी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन लोग उसमें थे, तो आपको ध्यान रखना है। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। जब भारतीय यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने भारतीय इंटीग्रेशन यानी एकता पर प्रसारण नहीं किए थे, उसके पहले भी ये जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था, ये भारतीय एकता का एक तरीके से बहुत बड़ा उदाहरण था। अब आपके यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 100%, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसी चैप्टर के पेज नंबर 59 पर यहाँ दिया हुआ है,
वॉट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी जो व्यक्ति मेकअप करवाते थे उनके लिए भयानक कष्ट वेदना का प्रयोग क्यों किया है लेखक ने, क्योंकि आप बता सकते हो लाइट्स पड़ती थी ऐसे। ठीक है, नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन डेट द ऑथर रेफर्स टू। लेखक यहाँ हमें बताता है भारतीय एकता के बारे में, राष्ट्रीय एकता के बारे में, उसका उदाहरण दीजिए। तो मैंने बताया ये लोग थे, दरवर कन्नाडिगा था, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था, एंग्लो बर्मीज था, यूजुअल लोकल तमिल थे, ये सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, सब मिलकर मेकअप डिपार्टमेंट में थे। ठीक है, द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैम could turn any decent looking person into hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. This gang का मतलब ग्रुप, ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, राष्ट्रीय रूप से एकता में बंधा हुआ ये समूह किसी भी व्यक्ति को मेकअप मैन जो मेकअप करते थे, कुड टर्न बदल सकते थे, एनी डिसेंट यानी सामान्य लुकिंग पर्सन नजर आने वाले व्यक्ति को, इनटू हाइडेस, हाइडेस यानी भयंकर डरावना, क्रिम्सन लाल बैंगनी, ह्यूड यानी रंग कलर का, मोस्टर यानी दानव शैतान राक्षस, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, पैनकेक जो ट्रक भर भर के आता था उसके लगा लगा कर, और लोकली मेड स्थानीय स्तर पर बनाए हुए पोषन्स यानी पेय पदार्थ, एंड लोशंस यानी जो द्रव पदार्थ हम लगाते हैं सौंदर्य प्रसाधन में काम में लेते हैं उनको। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उन दिनों इंडोर यानी अंदर शूटिंग होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, केवल 5% फिल्म बाहर शूटिंग की जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब देखना यहाँ पर क्या बात कही है, विशेष ध्यान रखना, कैसे सुंदर बनाते थे। तो आई सपोज मैं मानता हूं, कौन लेखक, कि जो सेट्स और स्टूडियोज में जो लाइट्स थी उनको जरूरत थी कि वो लड़के और लड़कियों को पहले मेकअप से इतना अगली कर देते थे, इतना भद्दा कर देते थे, ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल यानी कि लोगों को सुंदर लगे। यानी कि पहले उनको अगली करते थे, पर जब उनके ऊपर लाइट्स की रोशनी पड़ती थी, लाइट्स गिरती थी, तब वो उनका जो लुक था, जो ब्यूटी थी, वो उभर के आती थी, तो उनको अगली करते थे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनको अगली क्यों करते थे। तो उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इन मूवी उनको पहले मेकअप और अन्य सामग्री लगाकर उनको अगली करते थे। इसके बाद में स्ट्रिक्ट हायरार्की, हायरार्की यानी पदानुक्रम, एक नंबरिंग, जैसे पदानुक्रम होता है, पद का अनुक्रम यानी क्रमांक, वॉज मेंटेन्ड, कायम की हुई थी इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में क्या थी? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। मुख्य मेकअप करने वाला होता था तो मुख्य हीरो और हीरोइन होती थी, नायक और नायिका को, उनको अगली करते थे। अगली यानी उनको मेकअप करते थे उनका। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, उसका जो सीनियर असिस्टेंट सहायक होता था, वरिष्ठ सहायक, वो दूसरे नंबर के हीरो हीरोइन को अगली करते थे, यानी वधा करते थे सुंदर दिखने के लिए। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो मुख्य कॉमेडियन यानी हास्य अभिनेता का मेकअप करता था। एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही आगे परंपरा चलती रहती थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो व्यक्ति भीड़ की भूमिका निभाते थे, क्राउड यानी भीड़, वर द
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनको क्राउड की भूमिका निभाने वाले को उनका मेकअप करता था ऑफिस बॉय। तो यहाँ पर आ गया ये ऑफिस बॉय आ गया। ऑफिस बॉय ये क्या करता था, क्राउड का मेकअप करता था, भीड़ का रोल निभाने वाले लोगों का। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत बड़ा हिस्सा है चैप्टर में और यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, तो उसका पेंट रंग को मिक्स करता रहता था। इन अ जायंट वेसल, जायंट यानी बहुत बड़े, वेसल यानी पात्र में, बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और भीड़ की भूमिका निभाने वालों के स्लैप यानी चुपड़ता रहता था, इसे भर भर के उनके लगाता रहता था। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. आइडिया यानी विचार ये था, टू क्लोज बंद कर देना, एवरी पोर, पोर यानी चेहरे के हर छिद्र को, जो रंध्र के छिद्र होते हैं उसको पोर कर देना, पोर यानी छिद्र को क्लोज कर देना। द सरफेस ऑफ द फेस, चेहरे की सरफेस यानी सतह पर। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, अप्लाइंग यानी लगाने का, मेकअप, मेकअप अप्लाई करने का। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, लेकिन ऑफिस बॉय एक बॉय नहीं था। ये क्या था, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, यानी कि वो 40 में चल रहा था, 40 प्लस एज में चल रहा था। नाम तो ऑफिस बॉय था, लेकिन ये ऑफिस बॉय यानी रियल में ये बॉय नहीं था। नाम कार्य ऑफिस बॉय का था, लेकिन ये बॉय नहीं था, बल्कि ये पूरा एक आदमी था, लड़का नहीं था। 40 में चल रहा था ये, और नाम था ऑफिस बॉय। ठीक है, हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले ये स्टूडियो में आया था। क्यों आया था, अंडरलाइन कर लेना, क्यों आया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, या स्टार एक्टर बनना चाहता था। तो ये ऑफिस बॉय जो क्राउड के भूमिका करने वालों का मेकअप करता था, ये अर्ली 40s में आया था, और ये एक बॉय नहीं था, बॉय नहीं था, बल्कि ये क्या था, एक मेन था। ठीक है, बॉय नहीं था, मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ। और ये यहाँ क्या आया था, क्या लेने आया था, ये एक स्टार एक्टर बनना चाहता था। ठीक है, एक स्टार एक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। और इसके अलावा टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। और इसके अलावा डायरेक्टर बनना चाहता था, निर्देशक, वो भी नहीं बन पाया, और डायरेक्टर भी नहीं बन पाया। और लिरिक्स राइटर यानी कि गीत लेखक बनना चाहता था, लिरिक्स राइटर। ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑफिस बॉय क्यों आया था, क्या एंट्री थी उसकी, किस वजह से आया था, और बन गया क्राउड का मेकअप करने वाला जो इंसान इतना टैलेंटेड था। तो ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट, और थोड़ा बहुत तो वो पोइट भी था, थोड़ा बहुत। ही वॉज क्या था, ही वॉज पोइट भी था। अ बिट ऑफ लिख देते हैं यहाँ, अ बिट ऑफ पोइट भी था। लेकिन इन दो डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल, मैं उन दिनों, कौन, अशोक मित्र जो लेखक है, क्यूबिकल यानी एक कोठरी में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, उसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज यानी कि दरवाजे जैसी बड़ी खिड़कियां थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मैं उस समय नहीं जानता था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टेयरिंग अप न्यूज पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मैं अपने डेस्क यानी टेबल मेज पर बैठा हुआ टेयरिंग यानी फाड़ता रहता था न्यूज पेपर को, जो उनकी वो कतरनी काटता था। अब पूरे दिन मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, अधिकतर लोग सोचते थे यार ये व्यक्ति कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है पूरे दिन अखबार फाड़ता रहता है। इट इज लाइकली डेट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, हो सकता है मेरे बॉस भी ऐसा ही सोचते हों।
So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता था कि मुझे कोई ऑक्यूपेशन, कोई काम देना चाहिए, बाज इंटू यानी सीधा अंदर घुस आता मेरे क्यूबिकल यानी कोठरी में और एक्सटेंडेड यानी बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर भाषण डिलीवर दे देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, जो लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट है उसने निश्चय किया था, निर्णय किया था, I should be enlightened on how great literary talented was being allowed to go waste in a department fit for barbers and perverts. उसने सोचा मुझे एनलाइटेंड यानी कि पता होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि कैसे एक महान लिटरेरी यानी साहित्यिक टैलेंट यानी प्रतिभा को वेस्ट बर्बाद होने दिया जा रहा है ऐसे डिपार्टमेंट में जो नाइयों और फालतू के लोगों के लिए बना हुआ है, जो बेकार परवर्ट्स यानी जो चोर उचक्के हैं, बदमाश है, उनके हिसाब से बना हुआ है। इसमें मेरा क्या काम है। Soon I was praying for crowd shooting all the time. जल्द ही में, याद रख लेना, परवर्ट्स यानी बदमाश बिगड़े हुए लोग, ठीक है। जल्दी ही मैं प्रार्थना करता था जब वो मुझे भाषण देता था ऑफिस बॉय वाला, फॉर क्राउड शूटिंग की, भगवान क्राउड की शूटिंग हो, क्योंकि क्राउड का मेकअप चलता था तो कुछ दिन ये बाहर चला जाए। ऑल द टाइम, पूरे हमेशा शूटिंग होती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस एपिक्स, उसके इन एपिक्स यानी बड़े लंबी चौड़ी भाषण से वो क्राउड शूटिंग के अलावा कम कोई चीज मुझे नहीं बचा सकती थी। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कुंठा के सभी इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल्स, उदाहरणों में कुंठा से ग्रसित व्यक्ति, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली। वो व्यक्ति जो कुंठा से ग्रसित होता है वो दूसरे व्यक्ति के प्रति, जिससे वो घृणा करता है किसी एक व्यक्ति के प्रति, खुले रूप से या गुप्त रूप से क्या होता है, हमेशा परेशान रहता है, गुस्से में रहता है। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, ये व्यक्ति मेकअप डिपार्टमेंट का कौन, ऑफिस बॉय, कन्विंस्ड यानी पक्का, कन्विंस का मतलब श्योर, डेट वो मानता था ऑल इज ओस, ओ यानी गम दुख, इग्नोमिनी अपमान एंड नेग्लेक्ट, जो लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, वर ड्यू टू कोटमंगलम सुब्बू, ये सब कोटमंगलम सुब्बू की वजह से, यानी इन सब का ये जो ऑफिस बॉय था इस सब का जिम्मेदार ये कोटमंगलम सुब्बू को मानता था। अब सुब्बू कौन था? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, ये सुब्बू था, इसको जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 क्यों समझा जाता था, ये आपके वेरी मोस्ट में है, यानी ऑफिस बॉय से भी ज्यादा मोस्ट में सुब्बू का कैरेक्टर है। ही कुडंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। अभी ये थर्ड और फोर्थ को आपके हो गया, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियोज में क्या काम करता था, तो क्या करता था वो अभी बताया मैंने, क्राउड के मेकअप का काम करता था। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, तो डिड हटाएंगे, ही ज्वाइन द स्टूडियो टू बिकम, उसने ज्वाइन किया था स्टूडियो टू बिकम स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, ये उसने इस सब के लिए ज्वाइन किया था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो निराश क्यों हुआ, बिकॉज ही कुड नॉट अचीव या गेट वॉट ही एक्सपेक्टेड, जो उसने एक्सपेक्ट किया था। एंड ही बिकेम एन ऑफिस बॉय, वो एक ऑफिस बॉय बन गया, कितना बड़ा। हिज टैलेंट वॉज गोइंग वेस्टेड, उसका टैलेंट बेकार जा रहा था। ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं। अभी मैंने आंसर बोला, वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज,
ऑथर स्टूडियोज में कुछ भी करता हुआ क्यों प्रतीत होता था कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है। अब अभी आपको बताया, द ऑथर वॉज अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज बिकॉज हिज वर्क वॉज टू टीयर द न्यूज पेपर्स, हिज वर्क टू कलेक्ट देम एंड टू फाइल देम, उन्हें फाइल करना था। दिस वर्क सीम्ड टू बी यूजलेस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए लोग उसको मानते थे कि चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि वो ऑल द टाइम सिटिंग एट हिज डेस्क, डेस्क पर बैठा हुआ ऐसा लगता था लोगों को। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, उसकी फिल्मों में इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी जितनी हमारे मेकअप बॉय की हुई थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, उसको और ज़्यादा अनिश्चित और कठिन समय का सामना करना पड़ा होगा। फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर, सुब्बू के बारे में जब उसने कैरियर शुरू किया था, देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, उस समय कोई स्थापित फिल्म प्रोड्यूस करने वाली, बनाने वाली कंपनी या स्टूडियो नहीं थे जब सुब्बू आया था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक पढ़ाई के बारे में, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, हमारे लड़के से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ऑफिस बॉय से ज़्यादा सुब्बू। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होने की वजह से, के अवर्च्यू यानी एक के बल पर या के दम पर, हाँ, इंडीड वास्तव में अवर्च्यू एक टैलेंट, एक गुण था, वर्च्यू यानी गुण। ही मस्ट हैव हैड एन एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, उसे बहुत ही ज़्यादा अफ्लुएंट यानी समृद्ध सिचुएशन, परिस्थितियों का एक्सपोजर यानी अवसर मिला, एंड पीपल और लोगों से मिलने का भी उसे एक्सपोजर अवसर मिला। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, ये सुब्बू का कैरेक्टर चल रहा है, अभी ध्यान रखना पूरी चीज़ें जो आ रही है सुब्बू के बारे में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसमें हमेशा चीयरफुल यानी प्रसन्न रहने की क्वालिटी थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लो फिल्म में भी भले उसका हाथ था लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हर किसी के लिए उसके पास कार्य था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, अपने आप वो कुछ नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल completely and turn his entire creativity to his principal's advantage, लेकिन उसकी अपने प्रिंसिपल यानी बॉस के प्रति लॉयल्टी, वफादारी जो निभाता था, इससे उसकी पहचान यानी अपने बॉस की नज़र में उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, और वो पूरी क्रिएटिविटी जो भी उसके अंदर रचनात्मकता थी वो अपने प्रिंसिपल यानी बॉस के एडवांटेज यानी फायदे के लिए ही समर्पित कर देता था, यानी सब कुछ वो अपने बॉस के लिए करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए ही टेलर मेड यानी अनुकूल था, बना हुआ था। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक तो ये वाला सुब्बू नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो में, और ये टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ऐसे देके कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। Here was a man who could be inspired when commanded, ये वो व्यक्ति था आदेशित करने पर प्रेरित होने वाला व्यक्ति था। इंस्पायर्ड यानी प्रेरित होना, कमांडेड यानी आदेशित। The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims offspring. चूहा और बाघिन में पानी के नीचे लड़ाई हुई और चूहे ने
बाघिन को मार दिया, लेकिन उसके कब्ज यानी उसके बच्चों को पर पीटी यानी दया दिखाई और उनको दुलार रहा है। मैं नहीं जानता ये दृश्य कैसे फिल्माया जाए। जब प्रोड्यूसर का था तो फिर सुब्बू 4 तरीके लेकर आता कि कैसे उस विक्टिम यानी जो बाघिन थी, जो शिकार थी, उसके ऑफ स्प्रिंग बच्चों पर कैसे अपेक्षण दुलार दिखाया जाए। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। हाँ तुमने बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली रहेंगे। तो वो 14 तरह के और ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शंस को लेकर आता। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. फिल्म निर्माण सुब्बू के लिए उसका डायरेक्शन निर्देशन देना और उसकी परिभाषा जो गढ़ी जेमिनी स्टूडियोज की, उसके स्वर्णिम समय में वो सुब्बू ही था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट। सुब्बू के एक अलग पहचान भी थी कवि के रूप में। एंड दो ही वो सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, यद्यपि वो निश्चित रूप से कैपेबल समर्थ था और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और हायर उच्च श्रेणी की कविता वो लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मैसेज। फिर भी उसने अपनी जानबूझकर डेलिबरेटली चूज यानी सेलेक्टेड किया, चुनाव किया। उसने अपनी कविता लिखी मैसेज यानी पब्लिक, जनता की एड्रेस संबोधित करते हुए। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। फिल्मों में उसकी सफलता की वजह से उसकी जो साहित्यिक अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, वो ओवरशैडोड यानी उन्हें ढक दिया और ड्वार्फ्ड यानी छोटा कर दिया, बोना कर दिया। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, अथवा ऐसा उसके आलोचक महसूस करते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड आल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोनम्बल with dozens of very deftly acted characters। इसके अलावा उसने कई सारे ओरिजिनल कहानियाँ भी लिखी और इसके जो कि फोक रिफ्रेन यानी लोक संगीत में थी और डिक्शन में थी। और एक तरीके से उसने एक बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग यानी विस्तृत पोएम्स लिखी, नॉवेल लिखा, एक विस्तृत नॉवेल काफ़ी बड़ा जिसका नाम थिलाना मोनामल था, जिसमें उसने बहुत ही डेप्थली एज यानी बहुत ही कुशलता से एज यानी उकेरे बनाए कैरेक्टर्स, चरित्र, इतने कुशलतापूर्वक उसने चरित्रों का निर्माण किया। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। उसने 20वीं शताब्दी में देवदासियों का भी सफलतापूर्वक उनके मूड, मनोदशा और मैनर यानी तरीके का भी वर्णन किया। ये सारी चीज़ याद रखनी है आपको। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अद्भुत शानदार नायक भी था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उसने कभी मुख्य भूमिका के लिए एस्पायर यानी इच्छा प्रकट नहीं की। बट वॉट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। फिर भी उसे जो भी सब्सिडियरी यानी सहायक रोल यानी भूमिका मिली, उसने मुख्य व्यक्तियों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। वो जो भी दूर के रिश्तेदार हो, पास के हो, मित्रों, उन सब के प्रति उसके मन में जेन्युइन यानी ओरिजिनल लव, प्रेम था, जिससे भी वो मिलता था और उसके घर पर वो उन्हें ठहराता था, उनकी सेवा करता था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम।
ये सुब्बू के नेचर यानी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था कि उसे पता भी हो, कॉन्शियस उसे पता हो कि वो इतने लोगों को खाना खिला रहा था या उनकी मदद कर रहा था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रूडेंट मैन, चैरिटेबल यानी दानी व्यक्ति और इम्प्रूडेंट यानी खर्चीला व्यक्ति था वो। एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसकी वजह वो बॉस के इतने नज़दीक था, इतना इंटीमेट था, उनसे इतना जुड़ा हुआ था? और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोपैथ्स, या फिर उसका डिमीनर यानी तौर तरीका था जो कि रिसेंबल्ड यानी मैच करता था, मिलता था, अ साइकोपैथ्स यानी चापलूस से, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसके हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी बात कहने की उसकी तत्परता। क्या वजह थी कि उसके दुश्मन थे? इन एनी केस, किसी भी मामले में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, यही एक व्यक्ति था जो सुब्बू के बारे में सबसे ज़्यादा तीखा बुरा सोचता था। कौन? वो ऑफिस बॉय। या यू सा, तुम देखते हो, सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बॉस के साथ हमेशा नजर आता था। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन अटेंडेंस की जो रोल्स थी वहाँ पर जहाँ उसका नाम था, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में उसका लिया हुआ था, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें सुब्बू को लिया हुआ था, उसका नाम वहाँ आता था। कंप्राइजिंग अ लॉयर, जिसमें शामिल था एक वकील, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, और लेखकों और कवियों की सभा, और एक वकील भी था उसमें स्टोरी डिपार्टमेंट में, वहाँ सुब्बू था, मेकअप डिपार्टमेंट में सुब्बू नहीं था। अब ये सुब्बू यहाँ तक इसका पूरा कैरेक्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं, ऑफिस बॉय का है और स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन हैं वो हैं। अगले पार्ट में हम और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए और डीपली स्टडी के लिए और हर क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।